मैं अपने पति को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस घर लौटी तो थककर बिस्तर पर लेट गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी भागदौड़ चल रही थी। पहले मेरे पति ने जाने से पहले शॉपिंग की, फिर रिश्तेदारों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और अब जाने का दिन आया तो फिर हम सब एयरपोर्ट तक गए। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। मैंने घबराकर आंखें खोली तो मेरे होश ही उड़ गए। देवर बिस्तर पर मेरे पैरों के पास बैठा था और धीरे धीरे मेरे पैरों को दबा रहा था। मैंने घबराकर उसे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, अंजलि, तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई हो, इसीलिए मैं पाँव दबा रहा हूँ। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई अजीब बात ही ना हो। मैंने परेशानी से कहा कि मैं अंजलि नहीं हूँ, मैं शीतल भाभी हूँ, गौर से देखो। थोड़ी ही देर बाद मेरी देवरानी अंजलि आंखें मलती हुई मेरे कमरे में आई। अपने पति अनुज को मेरे सामने देखकर अपने सर पर हाथ मारकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर आप सब कुछ भूल गए हैं? अंजलि की बात सुनकर मैं हैरान हुई और अनुज की तरफ देखा। वो कभी मुझे देख रहा था तो कभी अंजलि को, और फिर अंजलि ने बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगी, भाभी, अनुज को भूलने की बीमारी है। ये बात तो सारा खानदान ही जानता है, आपको शायद पता नहीं है। अंजलि की बात ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि वाकई मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे देवर को भूलने की बीमारी है। देवर गलती से मेरे कमरे में आया था, लेकिन पति की गैर मौजूदगी में मेरे देवर का मेरे कमरे में आना यकीनन ये गलत बात थी। लेकिन गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने कमरा लॉक नहीं किया था। अंजलि हाथ पकड़कर अनुज को अपने साथ ले गई। मैंने जल्दी से कमरा लॉक किया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन अब नींद मेरी आंखों से बहुत दूर हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि जाते जाते इस बार मेरे पति ने ये क्या मुसीबत मेरे गले में डाल दी है। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे। मेरा पति साल में एक बार दुबई से 15 दिन की छुट्टियों पर घर आया करते थे। मैं अपने पति के बगैर अकेले ही रहा करती थी, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे। देवर देवरानी दोनों दूसरे शहर में रहा करते थे। लेकिन इस बार जब मेरे पति आए तो देवर देवरानी उससे मिलने के लिए आए। तो न जाने मेरे पति के साथ उनकी क्या बात हुई कि मेरे पति ने जाते जाते मुझे हुक्म सुना दिया कि अब से मेरे देवर और देवरानी हमारे घर में हमारे साथ ही रहेंगे। ये घर मेरे ससुर का था, इसलिए मेरे पास उनके लिए इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर मैंने भी सोचा कि मुझे किसी का सहारा मिल जाएगा, इसलिए मैंने देवर देवरानी को अपने साथ रख लिया। जब तक मेरे पति यहाँ थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ना ही मेरे सामने ऐसी कोई बात आई थी कि मेरे देवर को भूलने की आदत है। लेकिन मेरे पति के जाते ही पहली रात मेरे सामने ये सच आया था, और अब मैं परेशान हो रही थी। एक ऐसे शख्स के साथ एक घर में गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसे दौरा पड़ने के बाद अपनी बीवी ही याद नहीं रहती। सारी रात यही सोच में गुजर गई, और सुबह के वक्त जब मैं अपने कमरे से निकली और नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठी तो मेरा देवर अपने कमरे से निकल कर आया और हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गया। मैंने बड़ी परेशानी से उसे रोका और कहा कि क्या बात है अनुज, ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो नम लफ्जों से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो भाभी, रात को मैं भूल गया था कि मेरा कमरा कौन सा है और मेरी बीवी कौन सी है। जब मुझे होश आया और मेरा दौरा खत्म हुआ तब अंजलि ने मुझे अपनी हरकत के बारे में बताया। मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। अनुज के चेहरे पर वाकई शर्मिंदगी दिख रही थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि तुम्हें ऐसी बीमारी है तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैंने अनुज से कहा कि रात गई बात गई, अब जो हुआ सो हुआ, चलो आओ मेरे साथ नाश्ता करने बैठ जाओ। वो बेचारा अपनी बीमारी से मजबूर है, तो मैं क्यों इसके बारे में गलत सोचूं। मेरे देवर देवरानी दोनों ही मेरे साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए और दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। पति के जाने के बाद पहली दफ़ा घर में मेरा दिल लगा था, क्योंकि इतने सालों से मैं अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। मुझे बच्चे की खुशी अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त भी नहीं दी थी, इसलिए मैं और भी परेशान रहा करती थी।
मगर अंजलि के साथ मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मेरे पति का फोन आया तो मैंने उन्हें बताया भी कि मैं अंजलि और अनुज के साथ बहुत खुश हूँ। वो कहने लगे, इसीलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि तुम्हें अकेलापन ना लगे। सारा दिन मेरा अच्छे से गुजरा। रात के खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बरामदे में जाकर बैठ गई। मुझे ताजी हवा बहुत पसंद थी और रात के इस पहर बरामदे में चमेली की खुशबू महका करती थी। मुझे बरामदे में झूले पर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अनुज चला आया और आकर मेरे बराबर में झूले पर बैठ गया। मैंने परेशानी से उसे देखा तो वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था और फिर एकदम ही कहने लगा कि तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। तुम अब भी शादी की पहली रात की तरह चमकती हो। देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गई और उसके पास से उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे जबरदस्ती खींचकर झूले पर बिठा दिया। मैंने गुस्से से कहा कि अनुज, ये क्या बदतमीजी है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, क्या हो गया अंजलि। उसकी बात सुनकर मैंने अपना माथा पीटा। मुझे समझ में आया कि वो एक दफा फिर से सब कुछ भूल चुका है। उसे फिर याद नहीं कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि भाभी हूँ। मैंने जल्दी से उसे कहा कि अनुज, होश में आओ, मैं अंजलि नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो तो भगवान का शुक्र हुआ कि अंजलि वहां पर आ गई। हम दोनों को साथ देखकर पूछने लगी, क्या बात है भाभी, कोई परेशानी है क्या। मैंने उसे बताया कि अनुज को फिर से दौरा पड़ा है। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने पति नमन से मैं बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अपने भाई को अलग घर में रहने के लिए कह दें। अगले रोज जब नमन का फोन आया तो मैंने उनसे इस बारे में बात करना चाही, लेकिन अचानक अनुज मेरे पास आ गया और कहने लगा, भाभी, मुझे भी भाई से बात करनी है। मजबूरन मैंने फोन उसे दे दिया और वो फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। जब काफी देर के बाद वापस लौटा तो फोन बंद हो चुका था। मुझे नमन से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने अनुज से कहा कि अभी तो मैंने बात भी नहीं की थी और तुमने फोन क्यों काटा। तो वो कहने लगा कि भाई को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने फोन रख दिया। वो खुद ही थोड़ी देर के बाद फोन करेंगे। मैंने सोचा कि जब दोबारा फोन आएगा तो मैं अनुज के बारे में इनसे बात करूंगी, लेकिन फिर सारा दिन इंतजार के बाद भी नमन का कोई फोन नहीं आया। मैं रात में किचन में खाना बना रही थी। अंजलि भी मेरे साथ खड़ी थी। वो बातें करते हुए कहने लगी, भाभी, आप भाई को अनुज की हालत के बारे में कुछ मत कहिएगा। अनुज का इलाज चल रहा है, वो समय से दवाई ले रहा है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर नमन भाई को पता चला कि अनुज को दोबारा से इस कदर दौरे पड़ने लगे हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने नासमझी से अंजलि की तरफ देखा तो वो कहने लगी, भाभी, आपको तो पता है कि मेरी और अनुज की शादी आपसे बहुत पहले हो गई थी। हम दोनों ने लव मैरिज की शादी की थी, इसीलिए सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया और मजबूरन हमें दूसरे शहर चले गए। इसी बात ने अनुज को तोड़कर रख दिया था कि उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर एक दिन अनुज का एक्सीडेंट हो गया और उनके सर पर बहुत चोट आई और तभी से उन्हें भूलने की बीमारी लग गई। इस बीमारी के बाद हमारे सास ससुर ने अनुज को अपना तो लिया था, लेकिन इस घर में वापस वो जगह नहीं दी थी। एक्सीडेंट के बाद हमारा खर्चा नमन भाई ही उठा रहे थे। फिर जब आप लोगों की शादी हुई तो उसके बाद अनुज ने खुद कामकाज करना शुरू कर दिया। नमन भाई दुबई में ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए हमने कह दिया कि अब अनुज की दिमागी हालत पहले से बेहतर है। अब की बार भाई यहाँ आए तो अनुज ने भाई को बताया कि हमें किराया देने में परेशानी हो रही है, इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ रख लिया। अब अगर आप भाई को बताएंगी कि अनुज को इस कदर दौरे पड़ते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद हमें भी ये घर छोड़ना पड़ जाए। अंजलि रोते हुए कहने लगी कि अपनी बीमारी की वजह से अनुज सही तरह से कोई काम नहीं कर पाते। अंजलि की बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। पसंद की शादी की कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली। मुझे अनुज से भी हमदर्दी महसूस हुई, जो अपने माँ बाप के मुंह तोड़ने की वजह से इस कदर मुश्किल में आ गया। अगर उसके माँ बाप खुले दिल से उसकी शादी को स्वीकार कर लेते तो शायद ये सब ना होता। साथ ही मुझे अपने पति पर गर्व भी हुआ, जिसने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और हर दिन कुछ ऐसा होता जो मुझे परेशान कर देता। कभी मेरा देवर मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी अजीब तरह से मेरी तारीफ करता। कभी कभी
मुझे उसकी नजरें बहुत बुरी लगती थी, तो कभी बिना झिझक वो मेरे कमरे में आकर मुझे अपनी बीवी समझकर। हर गुजरते दिन के साथ देवर की भूलने की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, और जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि देवर सिर्फ पत्नी के मामले में ही भूला करता था, बाकी कोई और बात बिल्कुल भी नहीं भूलता था। एक बार मैंने उससे आजमा कर देख लिया था। एक दो बार जानबूझकर मैंने उसकी चीजें छुपाई थी, और मुझे लगा था कि उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल मामूली सी चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे तिनका तिनका चीज और छोटी से छोटी बात याद रहा करती थी। अगर वो सिर्फ भूलता था तो वो थी अंजलि। पता नहीं क्यों वो मुझे अंजलि समझने की गलती करता था। कभी कभी तो मुझे लगता कि जैसे वो भुलक्कड़ ना हो, बल्कि जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो एक पत्नी हरगिज भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर मेरा देवर ये हरकत जानबूझकर कर रहा था तो वो यकीनन कभी उसकी तरफदारी न करती। ये सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हर रात बिताई थी। कमरे का दरवाज़ा भी मैं याद से लॉक करती थी, और दिन भर भी मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं अपने देवर के सामने ना जाऊं। एक रात मैं अपने कमरे में गई और कुंडी लगा ली, तो मैंने देखा कि कुंडी टूटी हुई है। मैं परेशान हो गई कि सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। कमरे का लॉक 2 दिन पहले ही खराब हुआ था। कुंडी होने की वजह से परेशानी नहीं हुई थी। कुंडी लगाकर रात बिता ली, मगर न जाने ये कुंडी भी कैसे खराब हो गई। मैं ऐसे ही कमरे में बिस्तर पर लेट गई, और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद लग गई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश ही ठिकाने आ गए, क्योंकि बिस्तर पर अनुज मौजूद था। ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने अनुज को जगाया, तो वो नींद में से उठा और अंजलि कहते हुए मुझे खींच लिया। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति अंदर आ गए। रात के इस पहर अचानक से नमन को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी इतनी बेशर्म है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे छोटे भाई के साथ मेरे कमरे में मौजूद है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। मैंने उन्हें समझाना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अकेले ही सोई थी। अनुज को भूलने की बीमारी है। मुझे यकीन था कि मेरे देवर देवरानी मेरा साथ देंगे, लेकिन हैरानी तब हुई जब मेरी देवरानी रोती हुई कमरे में आई और मेरे पति से कहने लगी, नमन भाई, मैं आपको कितने समय से यही बात तो समझा रही थी कि आपकी पीठ पीछे ये मेरे पति को रिझा रही है। ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है कि मेरा पति खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। गलती अनुज की नहीं बल्कि भाभी की है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और मैं हक्का बक्का इसे देखने लगी। मेरे मुंह से एक शब्द न निकल सका, बल्कि मेरी तो सांस ही रुक गई। अनुज अपने भाई के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो भैया, भाभी ने मुझे फंसा दिया था। उनका कहना था कि अगर मैंने उनके साथ रात ना गुजारी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। मेरे पति नमन ने कहा कि अंजलि के बार बार कहने पर मैं यहाँ आया और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी। तुम जैसी औरत अपना सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरा भाई बुरा नहीं है। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी और मेरी माँ मेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं बुरी नहीं हूँ। मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अंजलि और मेरे देवर ने मिलकर ये सारा खेल खेला है। अम्मा कहने लगी कि मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ। फिर मैंने शुरू से आखिर तक अम्मा को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, शीतल, मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ़ नहीं समझा करती थी। कम से कम तुम्हें अपने पति से देवर के बारे में ये बात करनी चाहिए थी। और फिर सोचने वाली बात तो ये है कि ये सब करके तुम्हारे देवर को क्या हासिल होगा। उसने ये झूठ क्यों रचाया और उसकी पत्नी अब तक उसका साथ क्यों दे रही थी। वरना कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के करीब भी जाए। पक्का दोनों का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मैंने अम्मा से कहा कि अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो घर ही उजड़ गया। अम्मा कहने लगी कि ऐसे शख्स के साथ रहने का क्या फ़ायदा था जिसे तुम पर भरोसा भी ना हो। मेरी एक करीबी सहेली को जब मेरे तलाक का पता चला तो वो मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उससे मदद मांगी कि मैं उसके जरिए सच्चाई जानना चाहती थी कि देवर और देवरानी ने ऐसा क्यों किया। मेरे कहने पर वो राजी हो गई और मेरी दोस्त ने
मेरे देवर के घर पर नौकरी शुरू कर दी। फिर उसके जरिए मुझे पता चला कि मेरे पति दूसरे ही दिन वापस लौट गया था। मेरे देवर देवरानी ने पसंद की शादी की थी, इसीलिए सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरी देवरानी अच्छी औरत नहीं थी। वो अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला गया। मेरे ससुर ने न सिर्फ उसे घर से निकाला था, बल्कि अपनी ज़मीनों से भी अलग कर दिया था। मेरे ससुर के नाम पर काफ़ी ज़मीनें थीं, लेकिन मेरे पति को ज़मींदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर दुबई चले गए। लेकिन ज़मीनों का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता रहता था, और ये बात मेरे देवर को मालूम थी। वो जायदाद में अब अपना हिस्सा चाहता था, लेकिन सारी जायदाद मेरे पति के नाम पर होने की वजह से वो हिस्सा नहीं मांग सकता था। उसकी बीवी ने उसे ये रास्ता दिखाया कि भाई की गैर मौजूदगी में भाभी को काबू करो और फिर आसानी से सब कुछ हासिल कर लेंगे। एक तरफ मेरा देवर मेरे कमरे के चक्कर काटने लगा, तो दूसरी तरफ मेरी देवरानी मौका देखकर हमारी तस्वीर बनाती थी और मेरे पति को भेजकर ये बात कहती कि मैं तन्हाई की वजह से अपने ही देवर के साथ संबंध कायम कर रही हूँ। लगातार 4 महीने एक ही बात सुनने के बाद और फिर अपनी आंखों से देख लेने के बाद मेरे पति ने मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया और फौरन ही मुझे तलाक दे दिया। मेरी दोस्त ने खुद अंजलि और अनुज को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि हम भाभी को निकालकर घर के मालिक बन गए हैं, बस किसी तरह से अब जमीनें हमारे नाम हो जाएं और नमन भाई रास्ते से हट जाएं तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। जब मेरी दोस्त ने मुझे ये बताया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कैसा जमाना आ गया है। सगे भाई ने ही दौलत की खातिर दूसरे भाई का घर ही उजाड़ दिया, और भाई भी वो जिसने न सिर्फ सीने से लगाया था बल्कि घर में लाकर दोबारा से उसे जगह दी थी और उसका खर्चा भी उठाया था। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। कुछ महीने के गुजरे ही थे कि मेरे पास मेरे पति का फ़ोन आया। वो रोकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि उसे किसी तरह से सारी हकीकत का पता चल गया था। दरअसल मेरे देवर ने 2 नंबर तरीके से ज़मीन अपने नाम करवाने की कोशिश की और वकील ने ये बात मेरे पति तक पहुंचा दी, और फिर उन्हें बाकी सारा मामला भी समझ आ गया। उन्हें अब इस बात का बहुत पछतावा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरी तरह वो भी अनुज के झांसे में आ गए थे। लेकिन अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहा था। आज मैं अपनी विधवा माँ के साथ अकेली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने अनाथ आश्रम से एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया था। अब वही मेरे जीने का आसरा थी और मेरा जीने का मकसद बन गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।